नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा प्रहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसा लग रहा है कि किसी बात का बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि अपने हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भारत का नाम लेना नहीं भूलते हैं और जिस तरह से, जिस लहजे में वो बात करते हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम हदों को पार करते हुए एक तरह से नरेंद्र मोदी को डरपोक कहा और ये कहा कि उनको उन्होंने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है कि जो अब उन्हें एक्सपोज कर रहा है। ये लाइन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल की है। सवाल ये उठ रहा है कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाने वाले नरेंद्र मोदी आखिर इतने असहाय अमेरिका के सामने क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर इतने असहाय वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से धमकियां लगातार हिंदुस्तान को, या मैं सीधे तौर पर कहूंगी अपने डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी को देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? इसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए, फिर मैं आपको सुनाऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। आपको याद होगा कि पहले जर्मनी में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया, एक नहीं तीन तीन बार एस जयशंकर गए विदेश मंत्री, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को खुद इनवाइट किया और वो वहां पर पहुंचे। तमाम देशों के जो अध्यक्ष हैं उनको रिसीव करने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप गए रिसीव करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए नहीं गए। उसके बाद जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें खूब खरी-खोटी बिठाकर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप सुनाते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि कैसे जो भारतीय अप्रवासी हैं उनको कैसे बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया, कितना अपमानित करके उनको भेजा गया, और वो तब भी भेजा गया जब नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में हैं और आप ये देखिए कि जब वो अमेरिका में हैं तब डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में ये बताया कि पीयूष गोयल दरअसल जो टैरिफ की बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके नेगोशिएशन के लिए वो अमेरिका गए हुए हैं। वहां के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और इसको बायलैटरली सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये सब कुछ एस जयशंकर ने कहा तब पीयूष गोयल अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं। तब ट्रंप ने क्या कुछ कहा, एक बार आप खुद से सुन लीजिए। शायद आपके कानों को यकीन ना हो, क्योंकि शायद ही किसी पीएम की इस तरह से बेइज्जती कभी हुई हो। शायद ही कोई पीएम इतना कमजोर विदेशी ताकतों के सामने नजर आए हो, खासतौर पर अमेरिका के सामने, जितने नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. तो आपने ये सुना कि फाइनली somebody is exposing them कि what they have done and what they have been doing, यानी कि अब तक भारत जो करता रहा है टैरिफ को लेकर, अब किसी ने उनको बेनकाब किया है। तो ये कह रहे हैं कि भारत को बेनकाब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डर गए हैं, दबाव में है नरेंद्र मोदी, और दबाव की वजह से उन्होंने टैरिफ जो है उनको कम कर दिया है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2 अप्रैल से ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। उससे पहले भारत एक तरह से दबाव की राजनीति, डर की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं वो साफ तौर पर ये दिखाती हैं। और अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार से कि आखिर उन्होंने किस तरह के समझौते अमेरिका से किए हैं। आखिर कौन से वो समझौते हैं जिसकी बात अमेरिका कर रहा है, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये पूछा जाना चाहिए कि कौन से वो सेक्टर हैं जिन पर टैरिफ उन्होंने कम किया है, कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैरिफ नरेंद्र मोदी ने कम किया है। आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने इतना क्यों झुक रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप से क्यों इतना डर रहे हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस बात का बदला
नरेंद्र मोदी से ले रहे हैं। और क्या ये भारत का अपमान नहीं है? ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की बात है। तो ये क्या 140 करोड़ नागरिकों के अपमान की बात नहीं है? क्या ये भारत के अपमान की बात नहीं है? हर गैर जरूरी बात पर अपनी बात को रखने वाले, मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या मौन नरेंद्र मोदी अब इस पर अपना मौन तोड़ेंगे? ये बहुत गंभीर सवाल है। ये सीधे तौर पर विदेश नीति पर फेल होते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो ये बताते नहीं थकते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। विदेशों में जो भारत की साख है वो 70 सालों में इतनी नहीं बढ़ी जितने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ी। वो ये बताते हुए नहीं भूलते हैं कि वो विश्व गुरु है। ये उपाधि उन्होंने खुद अपने आप को दी है और कैसे उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब आप ये देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी को झुकाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको एक तरह से थ्रेटन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके शब्दों में बात करें। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी भी अमेरिका में है। इस सब के बाद ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब भी वो बात कर रहे होते मीडिया से, यहां तक कि जब वो पहला भाषण उन्होंने संसद में दिया दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद, तब भी उन्होंने एक नहीं दो बार इंडिया का नाम लिया। इस सब की आज हम चर्चा करेंगे, इस सब की आज हम बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ये तेवर और नरेंद्र मोदी की चुप्पी, इसके क्या मायने हैं। आने वाले वक्त में कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको नुकसान भारी भारी उठाना पड़ सकता है। ये टैरिफ जो कम किए गए हैं, आखिर किस तरह के समझौते किए हैं नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने, आखिर कितने झुके हैं और किस किस तरह के समझौते किए गए हैं। ये तमाम सवाल उठना अब वाजिब हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों खास मेहमानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, वेस्ट एशिया मामलों के भी एक्सपर्ट हैं और अपना एक प्लेटफॉर्म भी वो अमरीश मिश्रा स्पीक के नाम से वो चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमरीश जी। और मेरे साथ ओमकारेश्वर पाटिल जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अमरीश जी मैं आपसे करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुबह से कई बार आपने सुन लिया होगा, क्योंकि मैंने इस बाइट को लूप में सुना कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सुनने में कोई गलती हो रही है। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ट्रंप कि वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी कहूंगी, मैं भारत का नाम नहीं लूंगी, उनको झूठा कह रहे हैं, उनको बेनकाब कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं। क्योंकि टैरिफ सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं लगाया जा रहा है, रेसिप्रोकल बाकी देश के तमाम दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाया जा रहा है, लेकिन वो तमाम देश अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरह से इसका रिएक्शन दे रहे हैं और चाइना ने तो ये कहा कि आप ट्रेड वॉर या दूसरी वॉर के लिए भी तैयार हैं हम, इस तरह की बात उन्होंने कही। और ऐसे वक्त में 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वाणिज्य मंत्री अभी भी यूएस में है और तब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आखिर इसे कैसे देखा जाए, कौन से वो समझौते हैं, कितना झुके हैं नरेंद्र मोदी और इतना डरे हुए वो क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको मैं बुशरा जी बताता हूं और अपने दर्शकों को भी। एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको समझना जटिल है। मतलब ये जो हो रहा है, देखिए 2 लेवल पे चीजें हो रही। एक हो रही है जो इंडियन इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होगी ट्रम्प्स के जो टैरिफ्स है उनसे, वो एक सवाल है, एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप में पर्सनल इक्वेशन कैसे गड़बड़ा है और उसका क्या बैकग्राउंड, ये 2 सवाल। मैं देखिए सबसे पहले इस पे आता हूं कि पर्सनल इक्वेशन कैसे गड़बड़ा है। देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज बात कही कि हमने उनको एक्सपोज किया, ये किया, ये सब एक सिग्नल है। उन्होंने ये सिग्नल दिया कि इंडिया कोई यूएस का फेवरेट नहीं है। नरेंद्र मोदी का पूरा यूएसपी क्या था? नरेंद्र मोदी जब से देखिए 2014 में पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने अमेरिका टाइम्स स्क्वायर में एक बड़ा इवेंट किया। अमेरिका को लेके वो बहुत ज्यादा ये थे और अमेरिका के वो डार्लिंग बॉय माने जाते थे और ये इमेज उन्होंने लगातार दी। ट्रंप ने एक झटके में कह दिया कि वो दिन चले गए, नरेंद्र मोदी अब उनके डार्लिंग बॉय नहीं है, यानी अमेरिका के नहीं है, ट्रंप के। तो मतलब ट्रंप ने अपनी नाराजगी जताई। अच्छा, लोग सोच रहे हैं कि वो जो अब की बार ट्रंप सरकार जो मोदी ने इवेंट किया था गुजरात में, उसके बाद ट्रंप हार गए,
फिर मोदी ने ही डिड नॉट रीच आउट टू ट्रम्प, वो भी दैट इज ऑल्सो पार्टली ट्रू। लेकिन असल बात पता है क्या आपको? असली बात यह है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका में लड़ रहे हैं किससे? वो लड़ रहे हैं अमेरिकन डीप स्टेट से। और अमेरिकन डीप स्टेट का क्या मतलब है? अमेरिकन डीप स्टेट का मतलब है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो वहां का पूरा खुफिया तंत्र आप कह लीजिए, वो जो काम करता था उससे लड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो अलायंस था, देखिए इसी में कंट्रोवर्सी होगी। नरेंद्र मोदी का अलायंस उनके 2014 में उनका पावर में आना, इसमें अमेरिका के उस डीप स्टेट का खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा रोल था। और 2016 में जब ट्रंप सत्ता में आए तो वो भी उसके डीप स्टेट के पार्ट थे। लेकिन 2020 और 2024 के बीच उनको इतना 58 केसेस ला दे गए, पूरी कोशिश हुई कि वो पॉलिटिकली खत्म हो जाएं। इम्पीचमेंट के इतने केसेस लाए गए जो किसी यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं लाए जाते हैं। और हमेशा ये होता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने भी दिया जाएगा कि नहीं। तो वो जो 4 साल हैं 2020 से 2024, अब जब ट्रंप पावर में आए, वो पूरी तरह से हाथ धो के देखिएगा आप अपने इंटरनल एनिमीज के पीछे पड़ गए। और इसीलिए देखिए इसराइल को जो नुकसान हो रहा है, इसराइल भी उसी डीप स्टेट का पार्ट रहा जो पूरी दुनिया में युद्ध थोपता है, ये करता है। अब ट्रंप ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रगतिशील प्रोग्रेसिव कोई लेफ्टिस्ट आदमी है, लेकिन वो पर्सनली उसका उसका एक ऐसे पॉइंट पे ठन गई है अमेरिकन डीप स्टेट से कि वो अब उनके साथ उनको प्रताड़ित वो करेगा और हर वो चीज करेगा जो उनको, अब जैसे जेलेंस्की को डांटना, ये सीधे सीधे यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डीप स्टेट को डांटना था। नेतन्याहू को नीचा दिखाना, अभी सीधे हमास से बात कर ली, अब सीधे हमास से बात कर ली, वहां पर इजराइल में सब चक्कर गिन्नी खाए हुए हैं कि ये क्या हो गया। अब वो बेसिकली नेतन्याहू से भी पिंड छोड़ाना चाह रहा है। एक्चुअली जो भी वो थोड़ा बहुत कर रहा है वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में। मोदी जो उनके इतने बड़े चहेते थे, मोदी ने इस चीज को जो सच्चाई थी उससे 10 गुना एम्पलीफाई करके बताया। वो हम उनको दोष नहीं देंगे, वो उनका काम है, पीआर का काम है, उन्होंने 10 गुना एम्पलीफाई करके बताया। लेकिन उसमें जो मामला था, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2014 में मोदी आए, 2024 हो गया, अमेरिका के उन्होंने कहा कि हम बहुत, मतलब ये 2025 हो गया, मोदी ने कहा अमेरिका के हम बहुत बड़े दोस्त हैं। एक भी बड़ा आर्थिक फायदा बता दीजिए जो अमेरिका के माध्यम से इंडिया को हुआ। कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लगी, कोई ऐसी चीज हुई जो भी हुआ 1991 और 2008 और 2009 के बीच हुआ ज्यादातर। मोदी को कोई इकोनॉमिक, मतलब मोदी ने अपनी अमेरिका से प्रॉक्सिमिटी से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं लिया, लेकिन एक मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा देश को नहीं दिया। लेकिन वो वहां के जो पूरा एक नेक्सस है, सीआईए से लेके और यहाँ की जो इंटेलिजेंस, वो मोदी ने उनको एक तरह से सबसर्विएंट बना दिया, उनके मोसाद और सीआईए के। अब वो जो चीज ऐसी थी वो चीज खत्म हो गई है। अब ट्रम्प जो है, अब ट्रम्प ने कहा कि एक्सपोजर, मतलब देखिए इंडिया का मैं आपको बताऊं जो ट्रेड की पूरी पोजीशन है, अब जैसे एवरेज जो इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है यूएस गुड्स में वो 7.7% है, और जो यूएस इंडियन गुड्स पे लगाता है वो 2.8% एवरेज। अब ये शूट करने जा रहा है। आप सोचिए स्टील में 25% तारीफ यूएस लगाने जा रहा है। अब स्टील में इंडिया 7.7% ड्यूटी लगाए हुए था इस पे, यूएस पे, मतलब इन जनरल। और बात हो रही थी, टाटाज ने कहा था कि, और जिंदल ने भी, कि 15% स्टील पे ड्यूटी बढ़ाओ। अब तो आपको अब आप बात कर रहे हैं जो पीयूष गोयल वहां गए हैं कि 0%, कि अगर 0% ड्यूटी कर दोगे तो हम शायद, तो वो भी 0% कर देंगे। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की है, लेकिन 0% करने से क्या होगा? 0% करने से चाइना, जापान, सबका चीप स्टील आपके यहां डंप होगा और आपके स्टील का पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। वही हाल टेक्सटाइल्स में है। टेक्सटाइल्स में भी देखिए इंडिया बहुत हाई ड्यूटी लगाता था, 24%, और वो, लेकिन अब यहां बात हो रही है कि उसको 0% करो। इतना यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है वो घबराया हुआ है। अब ये सारे जो चीजें हैं, ये एक जो आप पहले आपने पॉलिटिकल इश्यूज पे, या जो डीप स्टेट के इश्यूज पॉलिटिकली मैं कहूंगा, तो जो पॉलिटिकल लेवल पे आपने वहां सरेंडर किया था, अब उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब ट्रंप आ गया, वो कह रहा है कि अगर अमेरिका के साथ बिजनेस करनी है तो फेवरेबल टर्म्स जो ट्रेड के थे, और ये देखिए ट्रेड के टर्म्स कोई 2014 से नहीं थे, ये पहले से थे कि
यूएस इंडिया के जो इंडिया से माल यूएस जाता है उस पे कम ड्यूटी लगाएगा और वहां से जो आता है उस पे इंडिया ज्यादा ड्यूटी लगाएगा। लेकिन अब यूएस कह रहा है कि हम उस पूरे रिश्ते को नहीं रखेंगे और अब उन्होंने ये कह दिया है कि ये एक्सपोजर का मतलब नरेंद्र मोदी की जो स्पेशल स्टेटस यानी नरेंद्र मोदी ने जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई वो उसके जो स्पेशल एक रोल यूएस में था और इंटेलिजेंस गैदरिंग थी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पूरा चल रहा था। अब मैं क्या उसके बारे में ज्यादा बताऊं, वो आप समझ गई होंगी। तो वो पूरी जो स्थिति है उसमें इनको धीरे धीरे ये इनको जगह अपनी बताई जा रही है और उसका खामियाजा इंडियन इकोनॉमी भुगतने जा रही है। ये जी, उसका खामियाजा इंडियन इकोनॉमी भुगतने जा रही है, आम निवेशक भुगतने जा रहे हैं, आम लोग भुगतने जा रहे हैं। आप ये सोचिए जब इन्फ्लेशन अपने अभी पूरे चरम पर है, तो अब जब रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा और जब टैरिफ जिस तरह से ये कहा गया है कि अभी उन्होंने टैरिफ कम कर दिए हैं, यानी कि ये टैरिफ बहुत सारी चीजों पर, खाने-पीने की चीजें होंगी, जो किसान जो उत्पादन करते हैं उन चीजों पर होगा, दवाइयों पर होगा, स्टील पर होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एमएसएमई सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, उन सब पर भी इसका असर होने जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर आम जनता पर इसका असर होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वो आज भी महिलाओं को खिताब कर रहे हैं, लाडली बहना, वो कल गुजरात में थे, उससे पहले सिर्फ 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। इसके अलावा उन्हें देश में क्या घटित हो रहा है उससे कुछ लेना देना हो ऐसा लगता नहीं है। और ओमकारेश्वर जी, ये अमेरिका जो इंडिया के साथ कर रहा है, इसको मैं ऐसे कहूं या मैं कहूं जो ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं और इसका असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पर, आम निवेशकों पर, आम जनता पर किस तरह से पड़ने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी किसी को भी आंसरेबल नहीं है? क्या वो इसी तरीके से खामोश रहेंगे, ये कहेंगे उनका डंका दुनिया में बज रहा है और फिर लगातार उनकी पोल खुलती हुई नजर आएगी? कोई तो जवाबदेह होगा इसके लिए। पूरा देश इससे शर्मसार हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 महीनों से। लगातार भारत के प्रति अपमानजनक व्यवहार अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिनको पहले तो माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके साथ नमस्ते ट्रंप उन्होंने आयोजित किया था अहमदाबाद में और हाउडी मोदी में भी उन्होंने बुलाया था वहां अमेरिका में, और उनको अपना जलवा जलाल दिखाने के लिए कि देखिए हमारे कितने लोग, मैं कितना लोकप्रिय हूं। लेकिन उनके साथ जो रिश्ते पहले थे वो अब नहीं हैं, शुरुआत के जो रिश्ते थे, और इसकी वजहें हैं। उन वजहों में एक डीप स्टेट का मसला भी है। जो डीप स्टेट का जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। डीप स्टेट पहले से भी था, 1990 में ये टर्म जो आया है टर्की से आया है, और इससे पहले अमेरिका एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता रहा है, जो एक तरह का डीप स्टेट ही कहते हैं, उसको यूज करते हैं। आपको ये समझना होगा कि सारी दुनिया दूसरे देशों में अपने जो एम्बेसीज रखती हैं और उसके जरिए विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य भी करती हैं, वो सब डीप स्टेट का पार्ट होता है। चाहे लोगों को एनजीओ के माध्यम से जीतना, चाहे उनके ट्रेड के माध्यम से उनके अंदर अपनी दखल बढ़ाना, या उनको सुरक्षा के उपकरण देके बढ़ाना, किसी भी तरीके से। तो डीप स्टेट का इस्तेमाल हर कंट्री वैसे करती है, इंडिया भी करता है, अदर्स भी करते हैं। अमेरिकन डीप स्टेट की वैल्यू इसलिए है कि वो सबसे बड़ा सुपर पावर है और उसका इम्पैक्ट होता है, और माना जाता है कि वो कई बार सरकारें गिराने में भी और सरकारें बनाने में भी वो भूमिका निभाते हैं। इधर हाल के दिनों में क्या हुआ है, इंडियन गोदी मीडिया ने एक मैसिव कैंपेन चलाया, डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट। हम ये पूछते हैं कि ये डीप स्टेट अगर अमेरिका की एफबीआई, सीआईए, अमेरिकन स्टेट पेंटागन और उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, तो हम बार बार उनको अगर एक्यूज करेंगे किसी चीज को लेके खुलेआम मंच पर, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं भी शामिल हुए, और मुझे लगता है कि एक आध बार प्राइम मिनिस्टर ने भी उस चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा कि डीप स्टेट हमारे खिलाफ। तो ये आप भले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय कह रहे हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत प्रोसेस है। भले कितने भी अधिकारी हटा दिए जाएं, लेकिन वो प्रोसेस वही रहता है। आप अधिकारी चेंज हो सकते हैं। ट्रंप 2 में एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हद तक चेंज किया जा रहा है, बदला गया है, और नए लोग आएंगे, लेकिन डीप स्टेट वही रहेगा।
तो डीप स्टेट पहले तो दूसरे देशों के खिलाफ काम करता है। आपने उसको नाराज किया, उसको नाराज करने का नतीजा ये हुआ कि जो वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर भेजे जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के इमिग्रेंट्स आए तो उनको बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया। ये फैसला किसी प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट तो ये कहेगा कि ये इतने सारे कंट्रीज के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजिए। अब ये उनका डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि उनको कैसे भेजना है। उनकी उनकी रेस्पेक्टिव कंट्रीज के एम्बेसी को हैंड ओवर कर देना है, या उनके प्लेन में भेज देना है, या सिविल प्लेन में भेजना है, या मिलिट्री प्लेन। ये सब निटी ग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। वह एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नाराज हुआ है क्योंकि हम लोगों ने किसी न किसी तरह उसको बार बार एक्यूज किया है जिसकी कोई वजह नहीं थी। और उसकी शुरुआत हमने बांग्लादेश को मुद्दा बना के की कि बांग्लादेश में अमेरिकन डीप स्टेट ने वहां की सरकार गिराई वगैरह वगैरह। आप सोचिए कि जिस सरकार से आपके रिश्ते 2008 से इतने अच्छे हो रहे हैं कि आप उनसे न्यूक्लियर डील तक कर रहे हो। मनमोहन सिंह सरकार ने न्यूक्लियर डील शुरुआत की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था दशकों के बाद। उससे पहले हमारे अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहे, इतना रिलेशन बहुत गहरा नहीं रहा। उस रिलेशन को बढ़ाते बढ़ाते जब मोदी आए, ट्रंप आए, तो भी ये बहुत अच्छा रिश्ता हो गया था। लेकिन आपने ये क्यों तय किया कि आप डीप स्टेट कह के उसके एडमिनिस्ट्रेशन को नाराज करोगे? एक गलती और भी हुई है कि जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, और शायद ट्रंप ने जब इनविटेशन दिया था उन्होंने घोषणा कर भी दी थी कि हमारे फ्रेंड मोदी आएंगे, और मोदी नहीं गए। किसकी सलाह पे नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये एक गलत फैसला हुआ। उसकी वजह से भी उनको नाराजगी, व्यक्तिगत नाराजगी जो है। लेकिन ये जो सेकंड रीजन है, इस चीज को ठीक से समझा जाना चाहिए कि ये क्यों नाराज हुआ है। क्योंकि वो सीआईए तो आज भी है, कल भी रहेगा, एफबीआई कल भी रहेगा, और वो हमारे रिश्ते उससे अगर एडमिनिस्ट्रेशन साइड करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट को ब्रीफ करता है कि देखिए इंडिया हम पे बहुत टैरिफ लगा के रखा है। इंडिया ने टैरिफ तो लगाया हुआ है, और वो टैरिफ इतना कि उसको प्रेसिडेंट को फिर उस ब्रीफिंग के हिसाब से बोलना पड़ता है। तो उस ब्रीफिंग के बाद ये जो सेकंड टर्म प्रेसिडेंट ट्रंप का रहा है, वो बिल्कुल इंडिया के खिलाफ साफ साफ नजर आता है। अपमानजनक भाषा में बात करना। हमारे को थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। विदेश नीति के मसलों पे हम इस तरह के अप्रोच से नहीं चल सकते। जो गलतियां हमने करी हैं पहले, चाहे वो निर्झर के मामले में या गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मामले में, वो भी गलतियां हुई। फिर अडानी का मसला भी बीच में आया, तो कुछ मसले हमारे फंसे हुए हैं। लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत एक बड़ा देश है, एक मजबूत देश है। इस मजबूत देश के नेताओं को, इसके इसके हेड ऑफ द लीडर्स को, हेड ऑफ द कंट्री को थोड़ा पेशेंटली बिहेव करना चाहिए था। गलती यही हुई है। देश में एक फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल विदेश मंत्री होना चाहिए था, उससे फर्क पड़ता है। आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसको ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से आया हुआ व्यक्ति, एक डिप्लोमेसी से आया हुआ व्यक्ति, एक डिप्लोमेट की तरह काम करेगा और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को सिर्फ फॉलो करेगा। जबकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति उस पर असर्ट कर सकता है, अगर वो इंडिपेंडेंट थॉट का हो कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत को इनवाइट, प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, तो इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए था? नहीं इनवाइट किया, ना करते। बहुत सारी दुनिया, चीन तो इनवाइट करने के बाद भी नहीं गया था, कह देना चाहिए था कि हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके तुरंत बाद जाना, विदेश मंत्री का वहां जाना, कैंप करना, मीटिंग तय करना, उसके बाद प्रधानमंत्री, क्या जरूरत थी जाने की? आपको इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी फिर आप पीयूष गोयल गए हुए, क्या जरूरत थी आपकी? क्या उसके बगैर आप रह नहीं सकते? क्या 1974 में इंदिरा गांधी जी जब थी और पोखरण उस समय जो परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद सैंक्शन लगाए थे अमेरिका, तो क्या कोई अमेरिकन लीडर वहां जाके प्ली कर रहा था? कोई वहां जाके गिड़गिड़ा रहा था? उनके सामने उनकी शर्तें मान रहा था? उस समय इंदिरा गांधी टॉल खड़ी रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परीक्षण किए परमाणु के, उसके बाद भी सैंक्शन इंडिया पे लगे। इंडिया खड़ा रहा कि ठीक है, हम सैंक्शंस को झेलेंगे, हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। नो रिएक्शन एट ऑल। आप देखिए, जितना ज्यादा आप किसी के करीब जाने की कोशिश करते हैं, आप खुद को एक्सपोज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ट्रंप ने एक तरह से जिस व्यवहार का इजहार किया, वो भारत के लिए अच्छा नहीं।
लगातार वो चीजें। तो हमें जो करना भी चाहिए, अगर टैरिफ कम भी करना है तो इसको बड़े तरीके से किया जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, आप देश के लोगों पे भरोसा करें, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष के ऑल पार्टी मीटिंग बुला के कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, पार्लियामेंट की मीटिंग बुला के, स्पेशल सेशन बुला के उस पर डिस्कशन करना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। भाई कितना भी हमारे प्रधानमंत्री, आज आप हैं और कल आप विपक्ष में होंगे, आप विपक्ष में होंगे तो आज जो नया प्रधानमंत्री होगा उसका भी यही कर्तव्य होना चाहिए। और यही परंपरा रही है भारत में। देश के मसले जी पे, विदेश नीति के मसले पे समूचा देश एक होता है। लेकिन आपको भी तो सोच समझ के चलना पड़ेगा कि कहाँ हमें क्या करना है। अभी देखिए, चाइना को भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी तरह से कुछ चेतावनी दी थी कि टैरिफ वगैरह ये वो होगा। चाइना ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि इफ इट इज ए वॉर, देन वेदर इट्स ए टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और एनी अदर वॉर, वी आर रेडी टू फाइट इट आउट टिल द एंड। आप क्यों घबरा रहे हैं? लगाने दीजिए उसको। 25% नहीं, 50% लगा रहा है, ठीक है। हम, हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं है कि आपके टैरिफ लगाने से हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी अमेरिका से जो हमारा जो ट्रेड है वो अब हमारे पक्ष में है। ये ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को हो रहा है, जो 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो नुकसान उन्हीं को होता। हम मार्केट हैं, हमारी मार्केट मजबूत है, हमारा मार्केट उनको चाहिए, इसीलिए वो ट्रेड टैरिफ कम करना चाहते हैं। पेशेंस से काम लिया जाना चाहिए। इस समय तो सबसे बेहतर तरीका है कि किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन को हॉल्ट पे ले आइए, छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है। लेट्स वेट एंड वॉच। देखना है कि क्या करते हैं आगे के दिनों में। अपने देश के लोगों को जी भरोसा में लीजिए और उसके बाद चीजों को आगे करने। नहीं तो देश का इस तरह का अपमान। आप सोचिए कि जिस समय 1971 में निक्सन थे प्रेसिडेंट और उन्होंने 45 मिनट इंतजार कराया था, जितना इंतजार उन्होंने इंदिरा गांधी का, मिसेस इंदिरा गांधी का कराया था, उतना उससे ज्यादा इंतजार मिसेस गांधी ने उनके आने पे यहाँ पे कराया। तो हम लोगों ने तो बड़े स्वाभिमान के साथ अमेरिका के साथ डील किया है। उस समय के वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, सब देखिए कि क्या स्वागत हुआ था, किस तरह हमारे लीडर्स ने वहां जवाब दिया है। चाहे मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो लेटेस्ट में, तो उनकी एक रेस्पेक्ट हुई थी। हमें इस चीज को, विदेश नीति को थोड़ा और सोच समझ के इस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ज्यादातर देशों से हमने इसी तरीके से वो करके अपना कहीं ना कहीं खराब किया है। कनाडा से रिश्ता जी खराब हुआ, जो कि पहला कंट्री है जिसने हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था। इट्स कॉल्ड मदर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर पावर। सो हमने बाकी किस रिश्ते से, किन देशों से हमने रिश्ते बढ़ाए हैं? जो अगर 2 अप्रैल की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि उसके बाद हम टैरिफ को वो किया जाएगा, अगर टैरिफ हम एडजस्ट भी करते हैं तो ये खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर वो इंडिया में भेजने लगेंगे तो भारत के एग्रीकल्चर को भारी नुकसान होगा, जिसके आप एमएसपी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डबल करने की बात जो हुई थी कि हम कीमतें डबल करेंगे, पिछले दिनों लास्ट ईयर ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सोया किसानों ने आंदोलन किया। उनके किसानों के आंदोलन के बाद भारत सरकार ने 20% सोया पर ये जो इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका से लेके। अब अगर आप वो रिड्यूस जी करते हैं तो यहाँ का किसान प्रभावित होगा। अमेरिका में किसानों की उतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी भारत में है। 70% हमारा आज भी एग्रीकल्चरल स्टेट, एक तरह से कृषि प्रधान देश जिसको कहते हैं, तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं, कार, मोटरसाइकिल और इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे अगर टैरिफ कम होने लगेगा और अगर वहां से चीजें उस तरह से आने लगेंगी जो वो चाहता है, जीरो और जीरो फॉर जीरो, दिस इज द पॉलिसी। ये पॉलिसी अमेरिका चाहता है कि अगर हम जीरो लगाएं तो आप भी जीरो लगाएं। हमारे, चूंकि इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशंस में भी आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस मोस्ट फेवर्ड नेशंस की वजह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में जो इंपोर्ट होता था, ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट होता था, वहां पे 5% का टैक्स उनका करवा दिया। 5% होते ही ऑस्ट्रेलिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, खत्म हो गई उसके चक्कर में। अगर आपने भी वैसा ही किया इस दबाव में आके, तो भारत की जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, और अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बर्बाद होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा पूरे देश में। इसलिए इसको सोच समझ के करना चाहिए।
पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबसे बातचीत करके एक जो सामूहिक फैसला हो वही करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को इस समय। जी बिल्कुल, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि विपक्ष को प्रतिपक्ष न कह के बल्कि एक तरह से देश का दुश्मन अगर बनाया जा रहा हो, उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जा रहा हो, उनसे किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस को लेकर बात न की जा रही हो, तो आप समझिए कि क्या इन तमाम मसलों पर कोई वो पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई मीटिंग या फिर सर्वदलीय मीटिंग को इस तरह की वो बुलाएंगे, ऐसी माफ कीजिएगा सर्वदलीय कोई मीटिंग बुलाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन सवाल फिर ये है अमरीश जी कि क्या नरेंद्र मोदी की नाकामियों की सजा देश का 140 करोड़ लोग क्या भुगतने जा रहे हैं? जिस तरह से ये वो तो विदेश बिल्कुल नीति पर फेल साबित हो रहे हैं, क्या उसकी सजा 140 करोड़ भारतीय भुगतने जा रहे हैं? बिल्कुल तय है। इस पे बुशरा जी, मेरे जो सम्मानित जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी भी बातों से मैं ब्रॉडली एग्री करता हूँ, थोड़े डिफरेंसेस हैं। देखिए 140 करोड़ लोगों की तो कबर टूटने वाली है। आप 3 सेक्टर ले लीजिए, आप टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैं अपने पहले उसमें नहीं जोड़ पाया था। अब सोचिए 24% हम ड्यूटी लगाते हैं फॉरेन गुड्स पे टेक्सटाइल में, उसको हम अगर 0 कर देंगे अमेरिका के लिए तो क्या होगा? उसके बाद ऑटोमोबाइल, और ये तो फिर भी छोटे हैं। एग्रीकल्चर सही बात है क्योंकि एग्रीकल्चर अमेरिका में इंडस्ट्री है, वहां पर इस तरह के स्मॉल फार्मर्स नहीं है। हम लोग यहाँ तो मतलब 70% जो ऑलरेडी करीब 70% फार्मर्स है, उसमें भी 70-80%, 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। तो अमेरिका के तो मतलब यहाँ पर सोचिए आप एक चीज ले लीजिए, आलू ले लीजिए। आलू को लेके जो यूपी के फर्रुखाबाद से लेके बहुत इलाकों में एक बहुत आंदोलन भी चला है कि आलू पे जो और इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जाएं। अगर ये 0 पर हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ की तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। शुगर केन, ये सब कुछ बेसिक चीजें, एमएसपी आप देने की बात कर रहे हैं, गेहूं, वो स्थिति पैदा हो सकती है कि आप जैसे अमेरिका से इंपोर्ट करते थे गेहूं PL 480 ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, वो स्थिति आ सकती है कुछ सालों में। तो ये देखिए भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक है। अच्छा एक चीज इसमें मैं और कहूंगा, देखिए हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए क्योंकि मोदी ने जो अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए थे ना, उसका आधार बहुत ही गलत ही नहीं, बल्कि मैं ये शब्द यूज करूंगा कि इट वॉज डर्टी। वो आधार ये था कि जो इस्लामोफोबिया अमेरिकन स्टेट डीप स्टेट फैलाना चाह रहा था, उसके साथ इन्होंने अलाइन किया था कि हमारी आइडियोलॉजी यही है। ये चीज कांग्रेस में नहीं थी। अब इस्लामोफोबिया के बेसिस में आपने यूएस के डीप स्टेट से आप अलाइन हुए, उसने आपको एक तरह से सत्ता में बैठाया। चलिए उस पर लोग वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। उसने आपको सत्ता पे बैठाया, उसके बाद आपने उसके हिसाब से इस्लामोफोबिया में आगे बढ़ाने की उस एजेंडे को ग्लोबल लेवल पे और इंडिया में उसको बढ़ाने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 2021 के बाद जब अमेरिका को ये लग गया, अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर गया, उसको लगा कि अब ये इससे काम नहीं चल रहा है, इस्लामोफोबिया, इस्लाम को एनिमी बना के, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आया तो उसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। उसने एक्सटर्नल एनिमीज के बजाय, इस्लाम को एनिमी के बजाय उसने कहा एनिमी तो अंदर है। अब ये देखिए एक के बाद एक एलोन मस्क, ट्रंप रोज खुलासे कि यहां पर ये डिपार्टमेंट यूएस का ये गद्दारी कर रहा था, इसने इतने बिलियन डॉलर दिए, इसने ये किया। वो जो तुलसी गबार्ड जो इनकी नेशनल इंटेलिजेंस हेड है, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि हिलरी क्लिंटन, बैरक ओबामा, ये सब जो डीप स्टेट प्लेयर्स थे, इन लोगों ने गद्दाफी को मरवाया, इन लोगों ने सीरिया में रिजीम चेंज करवाया, इन लोगों ने अब बताइए ये सब बातें आप सोच नहीं सकते थे क्योंकि इसको हम लोग बोलते थे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा जाता था। और अब जब खुद तुलसी गबार्ड बोलती थी, उनको वो नेशनल इंटेलिजेंस की हेड है, तो अमेरिका को ये लग गया है कि वो अच्छा इंडिया इसमें, अब इंडिया, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सेकुलर लाइन पे चले होते तो ये क्राइसिस नहीं आती, लेकिन वो एक इस्लामोफोबिक राइट विंग एजेंडे उन्होंने अपने को क्यों जोड़ा? आज वो जब एजेंडा अमेरिका का खत्म हो गया है तो उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है, तो भारत कहां जाए? ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल है और ये सवाल को विपक्ष को उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्थिक जो कमर टूटने वाली है उसके बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, आप उसको जाके नेट पे भी आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। अब स्टील इंडस्ट्री 7% से 15% कह रही थी, अब वो 0% पे आ जाएगी,
इंडिया विल बी अ डंप यार्ड ऑफ चाइना, जापान, सब अपने यहाँ स्टील डंप करेंगे। यहाँ की जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां, उनका क्या होगा? अब सोचिए आप, जिंदल से लेके टाटा तक इनके ऊपर क्राइसिस आ गई। टेक्सटाइल्स में क्या होगा, फुटवेयर में क्या होगा, बहुत सारी इस तरह की, और ऑटोमोबाइल्स की तो हम बात ही नहीं करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑयल। जब ये ट्रंप कहते हैं कि इंडिया को ऑयल रशिया से नहीं खरीदना चाहिए, आज जो ऑयल की कीमत फिर भी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि रशिया और ईरान से आप तेल ले रहे थे। कल को आप रशिया और ईरान से तेल नहीं लेंगे, क्या होगा? आपका जो आज 100 रुपए लीटर है वो 200 नहीं हो जाएगा, वो 150 200 नहीं हो जाएगा, और बाकी सारी कीमतों का क्या होगा? दिस इज द रेसिपी फॉर नॉट जस्ट अ डिजास्टर, दिस इज द रेसिपी टू फॉर अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल एंड सोशल टर्बुलेंस इन इंडिया। इसमें पूरी आप बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ देश को आप ठेल रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा इस पे यू हैव टू बी वेरी फर्म, क्योंकि ये पूरी स्थितियां होने जा रही हैं, और मतलब होने जा रही हैं। एंड बेसिकली नरेंद्र मोदी एंड हिज राइट विंग गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द प्लॉट। जी, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ओमकारेश्वर जी, ये सब कुछ हो रहा है, क्या एक ऐसा अंदर हम कहें कि लावा धधक रहा है, जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है? क्योंकि आप ये देखें कि लगातार जिस तरह से धर्म का चश्मा चढ़ाकर लोगों को एक तरह से उसी में अंधा किया जा रहा है। यहाँ कुंभ की कामयाबी, तमाम जिस तरह की वहाँ बदइंतजामी हुई, उनको छुपाकर जो सब कुछ बताया जा रहा है, वो 30 करोड़ कमाए नाविक ने, वो पता आप देखी होगी खबर कि वो तो किस तरह से हिस्ट्री शीटर निकला। ये तमाम चीजें दिखाकर एक तरह से जो नागरिक हैं, जो मतदाता है, उसको अंधा किया जा रहा है। और एक मीडिया का एक जो सबसे बड़ा धड़ा है, जो पूरी तरीके से गुलाम है, वो उसमें उनकी पार्टी बना हुआ है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी पार्टी की तरह काम कर रही हैं। चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, ये हमें सब कुछ पता है। जब तक वोट की चोट नहीं पड़ेगी, क्या तब तक इसी तरह से स्थितियां चलती रहेंगी? विदेश नीति जिस तरह से बिल्कुल विफल हो रही है, इसका असर आने वाले वक्त में आप कैसे देख रहे हैं? ओमकारेश्वर जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अमरीश जी, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या एक ऐसा लावा धधक रहा है जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी तो 24/7 एक चुनावी मशीन है। उनको सिर्फ कोई चीज आती है तो किस तरह से साम दाम दंड भेद करके वो चुनाव जीते, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रोपेगेंडा मशीन उनके साथ काम कर रही है, बीजेपी आईटी सेल से लेकर मीडिया, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी अमेरिका में जो कुछ हो रहा है या ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, वो उस सब को छुपा नहीं पा रहे हैं, उसको सबको ढक नहीं पा रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। तो आखिर आगे फिर होने क्या जा रहा है, ये लोगों के जहन में सवाल है। आम जनता के साथ क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, हालात जो हैं, हम लोग को छुपाना नहीं चाहिए, ऑनेस्टली बात को स्वीकारना चाहिए। हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। और मैं, जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, एक्चुअली वो केवल चुनावी मोड में नहीं रहते, वो एंटी मुस्लिम चुनावी मोड में रहते हैं। आप सोचिए किस तरीके से इस देश में, मतलब जो हिंदू हार्डलाइनर्स हैं, या जो आप कहिए सनातनी हिंदू हैं, जो हिंदू कंजर्वेटिव हैं, जैसे शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वर आनंद, वो परेशान हो गए कि भाई ये क्या कर रहे हो देश के साथ। उन्होंने तक कहा, सब संभल का वायलेंस हुआ था तब भी वो बोले, उनको बोलना पड़ा। जबकि राम मंदिर आंदोलन में वो राम मंदिर हिंदुओं को दिलाने में उनकी बहुत बड़ी, उनके गुरु की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है पूरे देश के लिए। तो अब आप देखिए, ये बात जो है, ये जो अच्छा, अब इससे नरेंद्र मोदी पीछे भी नहीं हट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना एक अपनी पूरी राजनीति को एंटी मुस्लिम से बांध दिया है। अब जैसे होली पास आ रही है, तो वो अनुज चौधरी संभल का जो सीईओ है, वो कह रहा है कि मुसलमानों को घर से नहीं निकलना चाहिए, अगर उन पे रंग डाला गया तो फिर से बवाल होगा। देखिए, खुलेआम धमकी दे रहा है। और ये जो पूरा और ये ऐसा ही अब इनके हाथ में भी नहीं है, ये जो इनकी राजनीति, और इनको अब ये समझाया जा रहा है कि अब जो आर्थिक समस्या आने वाली है, उसको उससे भी ये डाइवर्ट होगा। लेकिन जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, जो आपको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका इस्लामोफोबिया के लाइन पे था, और उसकी वजह से आपको इजराइल अमेरिका का फेवरेट बना हुआ था, उसकी वजह से आपको यहां पर रूल करने का मौका मिला है 10 साल। लिटरली मैं कह रहा हूं, वो सपोर्ट अब हट गया।
अब आप अपने दम पे इसको करके देख लीजिए जो आप करना चाहते हैं। और आपको अगर ये लगता है, देखिए आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर पूरी ये भी थिंकिंग चल रही है कि हम लोगों ने, जब हम अयोध्या हार गए 2024 का जो धक्का लगा और उसके बाद 3 चुनाव आप जीत गए, वो एक अलग सवाल है। उसमें भी कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, और उसमें जिस आरएसएस को ये कह रहे थे कि हमें हमको जरूरत नहीं, उसकी क्या भूमिका थी और कैसे वो सरेंडर किए। मोदी देखिए कह रहे थे हम तो दिव्य हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अभी कुछ महीनों पहले कि हम एक सामान्य इंसान हैं। अब देखिए ये जो पूरी बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जो, अच्छा, फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, या कहिए तो डोमेस्टिक पॉलिसी इज ऑफन टेलर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी जब आपकी इस्लामोफोबिक थी तो आपने इंटरनल पॉलिटिक्स भी वही रखी। अब दुनिया का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, फिर भी आप इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि यहां इतना उन्माद पैदा हुआ, आप पीछे हटेंगे तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। तो आप इसी रास्ते पे चलेंगे, लेकिन इस रास्ते पे जनता नहीं चलना चाहती है। जनता जो आर्थिक मुद्दों पे, उसने एक बार 2024 में काफी हद तक कुछ प्रमुख राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वोटिंग की, और उसके बाद देखिए अभी आने वाले दिनों में जो स्थितियां बनने जा रही हैं, उसमें ये इसी लाइन पे चलेंगे, देश और ज्यादा रुइन की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय, देखिए सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरा ये है आपसे कि आखिर भारत या नरेंद्र मोदी इतने असहाय क्यों नजर आ रहे हैं? अगर चाइना ये बात कर सकता है, छोटे छोटे देश बात कर सकते हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की हो या फिर अप्रवासी जैसे इलीगल जो उनके सिटीजन है उनको भेजने की बात हो। नेपाल जैसा छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां आप देखिए उनके सिटीजन भी आए हैं, लेकिन उनको ना तो सैन्य विमान में भेजा गया, ना ही उनको बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। वो तस्वीरें हम सब ने देख ली हैं। तो आखिर भारत इतना असहाय क्यों नजर आ रहा है? 140 करोड़ का देश है, हम तो बाजार हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, दूसरे देश हो, वो हम एक बाजार के तौर पर भी अगर देखें तो भारत को तो सीना तान कर बात करनी चाहिए। वो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की बात करते हैं, वो आखिर ऐसे सुखड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये लोगों को जानने में इंटरेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों नजर आ रहा है, वो मैंने पहले हिंट भी किया था। देखिए आप ये बताइए कि एक अगर कोई शहर किसी माफिया ने टेक ओवर कर लिया है और आप उस माफिया के जूनियर एलआई बन के काम करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या, जब वो माफिया आपसे गुस्सा होगा, आप उसको आग दिखा पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने चाइना और रशिया की बात की। चाइना और रशिया और तमाम ऐसे देश, नेपाल को भी आप ले लीजिए, कई छोटे देश हैं जो, कनाडा झुकता भी है लेकिन खड़ा भी होता है। बहुत सारे देश अपनी तरह से ये जो टैरिफ वॉर चल रही है या चलने वाली है, इसमें वो स्टैंड ले रहे हैं। आप ये सवाल पूछे, क्या चाइना ने अमेरिका का इस्लामोफोबिक एजेंडा शेयर किया कभी? क्या रशिया ने अमेरिका का इस्लामोफोबिक एजेंडा कभी शेयर किया? मैं 2014-2016 की बात कर रहा हूं, क्या कभी शेयर किया? नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए वो खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका एजेंडा नहीं शेयर किया। वो उनके साथ उसके डीप स्टेट के हिस्सा बनने की उन्होंने लालसा नहीं दिखाई, और वही देश खड़े हो पा रहे हैं जिन्होंने इस चीज को नहीं किया। जो इंडिया जबरदस्ती उसमें घुसा, जबकि इंडिया नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी। इवन लिबरलाइजेशन के बाद जब आपने इजराइल वगैरह को रिकॉग्नाइज किया, तब भी आपकी ये थी कि भाई हम फिलिस्तीन के भी साथ रहेंगे, और फिलिस्तीन ये 2 स्टेट सोल्यूशन रहेगा, ये रहेगा, वो सारी चीजें हम मेंटेन रखेंगे। लेकिन आपने 2014 के बाद जाके एक, मतलब अमेरिका से देखिए न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2008 में, लेकिन इंडिया फिर भी एक वो इंप्रेशन नहीं किया था कि पूरी की पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में चला गया। वो 2014 के बाद गया। अमेरिका इजराइल कैंप में चला गया। अब वो पूरी जो सिचुएशन है, मैं सीधे कह रहा हूं कि रशिया और चाइना ने कभी अमेरिका का वो एजेंडा शेयर नहीं किया जो इंडिया ने किया। इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की। उस गलती का खामियाजा केवल और सिर्फ नरेंद्र मोदी भुगत सकते हैं। और ये चीज आज भारतीय जनता को, जो वोटर है बीजेपी का, और जिसने अभी भी वोट दिया, मतलब बदली हुई परिस्थितियों में 2024 में, उसको ये बात बतानी जरूरी है कि ये है कीमत। अभी जो तुम्हारा किसान, जो भारत में भुखमरी बढ़ेगी, जो किसानों की हालत और खराब होगी, जो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री उजड़ेगी, जो स्टील इंडस्ट्री उजड़ेगी, इसका ये इस्लामोफोबिक जो फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनेशनल एजेंडे पे जो मोदी चले, उसकी वजह से है ये। और इसमें आप समझ लीजिए ये, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मैं तो इस सरकार की वापसी देखता ही नहीं हूं कोई किसी भी स्थिति में, क्योंकि एट द लेवल ऑफ पॉलिसी इट हैज फेल्ड।
जो पॉलिसी का फेलियर होता है ना उसमें, और रही सही कसर, देखिए 2024 जून में यहाँ चुनाव हुए, अगर अमेरिका में चुनाव 5 जनवरी 2024 को हो गए होते और ट्रंप जीत गया होता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। ये इनकी ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर जून 2024 में नतीजा और अमेरिका का चुनाव 5 नवंबर 2024 को हुआ जब ट्रंप चुन के आए। ये इनकी खुशकिस्मती है। और लेकिन ये कब तक चलेगी? ये बहुत दिन नहीं चलने वाली। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर पहले वो होता तो ये हार गए। तो ये है मतलब बुशरा जी ब्रॉड पिक्चर। ओके, फेयर इनफ। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से ये सिर्फ वही नहीं है जो दिखाया जा रहा है, बल्कि अमरीश जी और ओमकेश्वर जी ने वो बताया जो दरअसल छिपाया जा रहा है, जो ढका जा रहा है, जिसको लोगों के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई हलवा नहीं है जिसे आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ये बहुत जटिल है और किस तरह से आपके इंटरेस्ट वहां, उनके इंटरेस्ट यहाँ है, और आपने क्या उनसे लिया है, कौन सी वो आपने डील की हुई है जिसकी वजह से आप खामोश हैं। और यही सवाल तो ओमकारेश्वर जी अब विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर आपने क्या सौदा किया है अमेरिका के साथ? आखिर आप क्यों इतने डरे हुए हैं? आखिर आप क्यों इतने झुके हुए हैं? आखिर अमेरिका क्यों ये कह रहा है कि उसने आपको बेनकाब कर दिया है और आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप हर गैर जरूरी बात पर बोलते हैं, आप मन की बात करते हैं, आप हर जगह भाषण देने पहुंच जाते हैं। जहां जहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हो वहां वहां आप उनको पाइएगा, लेकिन जहां जहां जटिल मुद्दे हो और सवाल खड़े हो वहां से आप उनको गायब पाइएगा। क्या अब इसका भी ठीक रहा वो इंदिरा गांधी कांग्रेस 70 साल और जवाहरलाल नेहरू पर थोप देंगे? क्योंकि मंडे से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और साफ तौर पर लग रहा है कि सबसे अगर जोरदार तरीके से कोई मुद्दा उठने वाला है तो वो यही है और होना भी चाहिए। संक्षेप में आपका जवाब, वक्त की कमी है। विपक्ष ने अपना तेवर तो बिल्कुल नहीं दिखाया है। ये जो सिर्फ कस्टमरी अपोजिशन या विरोध कर रहे हैं वो काफी नहीं। अगर इस समय कांग्रेस सरकार में होती, यही गलती कांग्रेस कर रही होती और बीजेपी विपक्ष में होती तो पूरे देश में हंगामा मचा दिया होता। वो जिस तरह विरोध करते हैं कि वो 400 से 500 सिलेंडर की कीमत हो तो आप इतने उछल जाओ, और 70 रुपए 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल की कीमत हो तो देश भर में आप इसको उठा दो। जिस समय 60-70 रुपए आपका डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है, आपने कितना शोर मचाया। उस मुकाबले इंडिया अलायंस विपक्ष के दल उस ताकतवर तरीके से इन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं। वरना आजादी के बाद के आज से 75 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेड़ियों में जकड़ के भारतीयों को अपने देश मिलिट्री प्लेन में भेजा जा रहा है। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों ने गलती की है इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत कम से कम 2 बातें कह सकता था। एक ये कि भाई अगर आप भेज ही रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति की ठीक से आप जांच कराएं कि उसमें गलत लोग परेशान ना हो, और अगर वास्तव में उनके कागज नहीं है और इलीगल तरीके से पाए जाते हैं तो आपको भेजने का हक है। नंबर 1। नंबर 2, भारत यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का पहला सिग्नेटरी है। उस नाते भारत के आत्मसम्मान की, भारत के मानवाधिकार की, भारतीय लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करते हुए, भारत और अमेरिका के दोस्ती को देखते हुए उनको ससम्मान हमारे देश में वापस लाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। इतना जरूर कहा जाना चाहिए था, इसमें नहीं डरा जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी के वापस आने के बाद जेलेंस्की जैसा एक प्रेसिडेंट जो कि सैंडविच्ड है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ, युद्ध में घिरा हुआ है, इतने बड़े संकट में है, वह व्यक्ति वहां ओवल हाउस में बैठ के डिस्कशन कर सकता है और एक तरह से झगड़ सकता है प्रेसिडेंट से अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो हम लोग अपनी इतनी सी बात नहीं कर सकते थे? एक बात ये। दूसरी बात ये कि हमने अभी तक 3 टर्म में, तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री मोदी जी का, इन 3 टर्म में उन्होंने सिर्फ 2 ही काम किए हैं। एक, बीजेपी का अपना एजेंडा पूरा किया है, वो चाहे धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो एनआरसी को लागू करना हो या सीएए को लागू करना है, ये सब बीजेपी का अपना एजेंडा था, देश का एजेंडा नहीं था। देश के लोगों को इससे कोई लाभ हुआ है? कुछ लाभ नहीं हुआ।
और इस बीच में उन्होंने, पार्टी ने जिस तरह से और उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश में जो नफरत फैलाया है वो दशकों तक रहेगा, उसको वाइप आउट करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो इस भारत की खूबसूरती है, यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति है कि इतने सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो विश्वमन के बावजूद जो है लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद में हमने अभी प्रयागराज में इसका रूप देखा, जब महाकुंभ में भगड़ में हजारों लाखों लोग परेशान हुए, उनको शरण देने वाले उसी उसी प्रयाग के जो हमारे मुस्लिम भाई थे, वो अपने घरों में उनको रख के और उनको खिला रहे थे, पिला रहे थे। गंगा जमुनी संस्कृति का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी आप हर रोज कभी तुगलक रोड का नाम, कभी उसका नाम, अरे एक बार तय कर लो, अगर सचमुच आप चाहते हो कि भारत से मुस्लिमों का नाम मिटा देना तो मिटा दो, एक दफा ऑर्डर जारी कर दो कि देश के किसी कोने में किसी भी चीज का नाम नहीं रहेगा, फिर लाल किला भी गिरा दो, फिर ताजमहल भी गिरा दो, फिर जितने इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं उसको भी गिरा दो। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको सोचना पड़ेगा ना कि आप सिर्फ विष फैला रहे हैं देश में, और आपके नेता देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये जोड़ने की साजिश नहीं है, ये देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की साजिश हो रही है। इससे बचना चाहिए। अब थर्ड टर्म में भी और इतने झटकों के बावजूद भी पार्टी को, एनडीए सरकार को, एनडीए के घटक दल इसमें शामिल हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और अपोजिशन तो चुपचाप बैठा हुआ है। अपोजिशन पार्लियामेंट में 2 बार सवाल उठाएगा, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि देश की आवाज विपक्ष को बननी चाहिए। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है एक आंदोलन की किसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाकर सिर्फ इसी से ही आपको लगता है कि सरकार को झुकाया जा सकता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो अब तक हो चुका होता। लेकिन ये तमाम सवाल जो है मुबाहे खड़े हैं कि आखिर और कितने मुश्किल दिन आने वाले दिनों में देखने होंगे आम जनता को, नागरिकों को, और नरेंद्र मोदी के इस तरह की नीतियों का कितना नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा, जो उठा भी रही है जनता, और आगे न जाने और कितने मुश्किल दिन उसको देखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।